मैं PS ठाकुर, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र। आज का जो विषय है निजीकरण एवं वैश्वीकरण के संदर्भ में चर्चा की जाएगी। नई आर्थिक नीति की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता निजीकरण की नीति को बढ़ावा देना है। निजीकरण का अर्थ सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व एवं प्रबंधन में चल रहे उपक्रमों को निजी स्वामित्व में देने से है। नई आर्थिक नीति में निजी क्षेत्र को आर्थिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति दी गई। निजीकरण के अंतर्गत निम्न कार्यों को शामिल किया गया है। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित 17 उद्योगों को घटाकर इसे 8 उद्योगों तक सीमित करना। दूसरा, 8वीं पंचवर्षीय योजना के कुल निवेश में निजी क्षेत्र के निवेश को 55% तक बढ़ाना। निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की सरकारी इक्विटी को कामगारों एवं जनता को बेचना, जिससे इनमें निजी लोगों की भागीदारी अधिक से अधिक बढ़ सके। चौथा, राष्ट्रीय वित्त संस्थानों से निजी क्षेत्र के उपक्रमों को अधिक से अधिक संस्थागत साख की सहायता उपलब्ध कराना। अत्यधिक लाभ प्राप्त करने वाले उपक्रमों को प्रबंधन में स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। छठवां, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में प्रदान की जाने वाली बजटीय सहायता में उत्तरोत्तर कमी की जाएगी। सातवां, चुने हुए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इक्विटी का विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट करके निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाते हुए इनकी प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में वृद्धि करना। आठवां, बीमार सार्वजनिक उपक्रमों में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को इनके पुनर्वास, पुनर्निर्माण या विवेकीकरण के लिए सुपुर्द किया जाएगा। नौवां, सरकार विदेशी कंपनियों के साथ ज्वाइंट वेंचर्स में सार्वजनिक उपक्रमों को संचालित करने की अनुमति दे सकती है। इससे यह आशा की गई कि निजी क्षेत्र की कुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी। अब वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो वैश्वीकरण क्या है? अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था को उत्पादन, व्यापार एवं वित्तीय लेन देन में विश्व के उन्नत औद्योगिक राष्ट्रों के साथ जोड़ने की प्रक्रिया से है। अतः वैश्वीकरण के अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी एवं तकनीकी का वे रोक टोक लेन देन होता रहेगा। वैश्वीकरण की विशेषताएं, वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। दूसरा, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, तकनीक एवं श्रम संबंधी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का एकीकरण करना, जिससे इनके आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार। चौथा, राष्ट्र की समष्टि संबंधी आर्थिक नीतियों का क्षेत्र कम हो जाना। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण राष्ट्रों की सीमाओं को पार कर आर्थिक लेन देन की प्रक्रिया और उनके प्रबंधन का प्रवाह पूरे विश्व में होता रहे। इसके अंतर्गत व्यापार नीति में सुधार। वैश्वीकरण के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था को विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था
से जोड़ने के लिए संरक्षण नीति को विभिन्न चरणों में समाप्त किया जाएगा। दूसरा, लाइसेंस एवं परिमाणात्मक प्रतिबंधों को उत्तरोत्तर समाप्त किया जाएगा, जिससे स्वयं व्यापार को बढ़ावा मिल सके। तीसरा, पूंजीगत वस्तुएं एवं कच्चे माल पर से आयात करों को हटाकर भेदमूलक नीति को समाप्त किया जाएगा। चौथा, कीमत आधारित पद्धति के अंतर्गत निर्यात क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। पांचवा, विदेशी विनिमय कोष बनाया जाएगा। छठवां, प्रत्यक्ष एवं पोर्टफोलियो विदेशी विनियोग को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरा, सामाजिक नीति में सुधार। अर्थव्यवस्था में निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की पूर्ति, लघु एवं सीमांत कृषकों को सहायता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों, अधोसंरचना एवं रोजगार सृजन करने वाली परियोजनाओं पर अधिक राशि व्यय की जाएगी। इसके लिए बजट में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत आवास सहायता, वृद्धावस्था पेंशन, मातृत्वकालीन लाभ, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए समूह योजना लागू की गई। इस प्रकार आर्थिक सुधार कार्यक्रम राजकोषीय अनुशासन एवं संरचनात्मक सुधार के दो आधार स्तंभों पर आधारित है। देश की अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण विकासशील देशों को चुनौती, चैलेंज एवं अवसर, अपॉर्चुनिटीज दोनों प्रदान करता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के चलते विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। नई आर्थिक नीति को लागू करने के साथ ही भारत ने भी वैश्वीकरण की चुनौती को स्वीकार किया है। इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न परिवर्तन किए गए हैं। पहला, इसमें नई आर्थिक नीति में अनुसूची 3 के अंतर्गत उच्च तकनीकी एवं उच्च निवेश प्राथमिकता वाले उद्योगों की विशिष्ट सूची तैयार की है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को 51% तक स्वतः निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। दूसरा, विदेशी तकनीकी समझौते के अंतर्गत उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को कुल 1 करोड़ रुपये तक विदेशी तकनीकी आयात करने की स्वतः अनुमति दी गई है। विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों को आयात करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। 1 करोड़ रुपये तक अपने देश में उन्नत तकनीकी का विदेशों में परीक्षण करने के लिए भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा, भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए जुलाई 1991 में 20% तक अवमूल्यन किया गया, जो निर्यात को बढ़ाएगा, आयात को हतोत्साहित करेगा एवं विदेशी पूंजी के बहाव को देश में बढ़ाएगा। चौथा, वर्ष 1992-93 में रुपये की आंशिक परिवर्तनीयता तथा 1993-94 के बजट में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किया गया। पाँचवा, 31 मार्च 1992 को वर्ष 1992 से 97 के लिए आयात निर्यात की घोषणा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के विदेशी व्यापार को विश्वव्यापी रूप देना था। इसमें भारतीय उद्योगों की उत्पादकता में वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को बढ़ावा देने
पर बल दिया गया था, जिससे भारत का निर्यात व्यापार बढ़े और आयातों को कम किया जा सके। इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात पर सभी प्रकार के प्रतिबंधों एवं नियंत्रणों को समाप्त करने तथा बाजार की शक्तियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अनुमति दी गई थी। छठवां, 31 मार्च 1997 को वर्ष 1997 से 2000 के लिए नई आयात निर्यात नीति की घोषणा की गई। इसमें व्यापार व्यवसाय के नियमों को सरल किया गया और विश्व बाजार में हमारे उद्योगों की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में सुधार पर बल दिया गया। सातवां, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व प्रतिस्पर्धा की सीमा में लाने के लिए प्रशुल्क दरों को 250% से घटाकर 40% तक लाया गया। आठवां, विदेशी निवेश एवं पूंजी के प्रवाह को देश में बढ़ाने के लिए विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड की स्थापना की गई और विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम फेरा में कंपनियों को छूट दी गई। नौवां, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार ने भुगतान संतुलन के घाटे को कम करने के अनेक उपाय किए गए तथा विश्व व्यापार में भारत के हिस्से को बढ़ाने के उपाय किए। यद्यपि भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए व्यापक घरेलू बाजार, बृहद औद्योगिक एवं अधोसंरचना आधार, सस्ते श्रमिक की अत्यधिक पूर्ति, शिक्षित एवं प्रशिक्षित जनशक्ति की बहुत बड़ी संख्या एवं पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है, किंतु विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा मात्र 0.8% है। यह एशियाई देश सिंगापुर, मलेशिया, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, इंडोनेशिया, ताइवान एवं थाईलैंड के हिस्से से भी भारत का योगदान विश्व व्यापार में बहुत कम है। इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय उद्योगपति अनेक उत्पादों की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में सुधार करें। इसके लिए उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार और उत्पादों एवं तकनीकी प्रक्रिया में नव प्रवर्तन को लागू किए जाने की आवश्यकता। अब नवीं वैश्वीकरण के संबंध में कुछ कठिनाइयां हैं। वैश्वीकरण की दिशा में प्रमुख कठिनाइयां निम्नलिखित है। विश्व में बढ़ता हुआ संरक्षणवाद, दूसरा क्षेत्रीय व्यापार गुटों की स्थापना, सीमित वित्तीय साधन, चौथा अवांछित क्षेत्रों में प्रवेश, विशेषकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उपभोक्ता एवं सेवा क्षेत्र में अनुचित प्रवेश, पांचवां श्रमिकों में छंटनी का भय, छठवां अमेरिका द्वारा स्पेशल 301 एवं बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी अवधारणा